हाँ, ये क्या है? ओमकार को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। ओमकार के सामने एक नदी थी और उसके पार बिजली, एक चट्टान से बंधी हुई। लेकिन समस्या ये थी कि नदी में पानी की जगह खून बह रहा था और बिजली एक नहीं 5 थी और पांचों अलग अलग चट्टान से बंधी हुई थी। ये कैसा मायाजाल है? इनमें से असली बिजली कौन है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पांचों ही नकली है? और ये नदी कैसी है? खून से भरी हुई। इसको पार किए बिना मैं बिजली तक नहीं पहुंच सकता हूँ और इस नदी को पार करना किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा। ओमकार के सामने दो दो समस्याएं थी और हल एक का भी नहीं था। ओमकार का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कभी नदी की ओर देखता तो कभी नदी पार पांचों बिजलियों को। तभी अचानक उसे नदी के उस पार एक साधु दिखाई दिया। उस साधु की लंबी सी सफेद दाढ़ी थी और सर गंजा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो हद से ज्यादा दुबला था। उसकी पसलियां लगभग बाहर झांक रही थी। हे यात्री, तेरा कंकाल धाम में प्रवेश का क्या उद्देश्य है? ये स्थान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मोक्ष की खोज में आते हैं। अगर तू किसी और उद्देश्य से आया है तो लौट जा, वरना। उस बूढ़े साधु की धमकी सुनकर ओमकार ने अपने हाथ जोड़ लिए और उनको नमस्कार किया। ये देखकर साधु थोड़ा नरम पड़ गया। संस्कारी हो, अर्थात तुम यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आए होगे। बताओ, क्यों आए हो यहाँ? महाराज, मैं एक ऐसी शक्ति की तलाश में हूँ जो कंकाल धाम को बचाने में मेरी मदद करेगी। मुझे यहाँ आपकी ही तरह एक साधु महाराज ने भेजा है और वो जो चट्टान से बंधी है वो मेरी साथी है। मतलब उन 5 में से कोई एक। मेरा भरोसा करिए, मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। कंकाल धाम को बचाने आया है तू? भला कंकाल धाम को किससे खतरा हो सकता है? खतरा है महाराज, एक शक्ति कंकाल धाम की तरफ बढ़ रही है और जितना मुझे उन साधु महाराज ने बताया उस हिसाब से मेरे पास समय बहुत कम है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। ओमकार की बात सुनकर वो बूढ़ा साधु चुपचाप ओमकार को आंखें गड़ाकर देखने लगा, मानो उसको टटोल रहा हो। और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ रही थी। ठीक है, नहीं रोकूंगा, किंतु अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को साबित करना होगा। मतलब? तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कंकाल धाम आने योग्य हो या नहीं। तुम्हारे सामने एक बाधा है, यही रक्त धारा। इसे पार करके दिखाओ और साबित कर दो कि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है। आगे बढ़ो और इस धारा को पार करके दिखाओ यात्री। ओमकार आगे बढ़ा। वो उस नदी में उतरने की सोच रहा था। आगे बढ़ो यात्री, तैर कर इस धारा को पार कर जाओ। आगे बढ़ो यात्री, आगे बढ़ो। ओमकार नदी में कूदने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसने अचानक अपने पैर वापस खींच लिए। क्या हुआ यात्री? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, डर गए क्या? वो बूढ़ा साधु ओमकार को उकसा रहा था, लेकिन ओमकार ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने चारों तरफ देखा और उसे एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। वो तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उस पत्थर को उठा लिया। अगर इस नदी को तैर कर पार करना इतना ही आसान होता तो ये साधु मुझे इसे पार करने को नहीं बोलता। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है, मुझे देख
ये नदी शायद नदी है ही नहीं, या ये कुछ और है। मगर ये छुपा मार्ग क्या है? ओमकार ने फिर से चारों तरफ देखा। साधु की बातों को याद करते हुए उसे इतना तो पता था कि इस नदी को तैरकर पार नहीं किया जा सकता। वो किनारे के साथ साथ चलने लगा, हर पेड़, हर पत्थर, हर छोटी चीज को गौर से देख रहा था। अचानक एक झाड़ी के पीछे ओमकार को एक धीमी सी रोशनी दिखाई दी। वो पास गया तो एक छोटा सा पत्थर का द्वार था, इतना छोटा कि उसमें सिर्फ झुककर ही घुसा जा सकता था। द्वार पर वही चिन्ह था जो पत्थर पर थे और उसमें से रोशनी निकल रही थी। यहाँ कोई भी चीज बिना कारण नहीं होगी। मुझे देखना चाहिए कि यहाँ क्या है। इस दरवाजे को खोल कर देखता हूँ। ओमकार ने द्वार को धीरे से खोला। अंदर एक छोटी सी गुफा थी। ओमकार उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा बहुत छोटी थी। कुछ कदम चलने के बाद वो उसके अंत तक पहुंच गया, जहां एक पुराना धूल भरा संदूक रखा था। उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी लाल कपड़े में लिपटी एक किताब मिली। एक और पहेली। देखूं तो इस किताब में क्या लिखा है। अरे ये तो पूरी तरह खाली है। नहीं, इसके हर पन्ने के नीचे कोने में एक शब्द लिखा है। इन सबको पढ़ना होगा एक एक करके। ओमकार हर पन्ने को धीरे धीरे पलट रहा था और उसके कोने में लिखे शब्द को पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। विश्वास, इसका क्या मतलब हुआ? विश्वास क्या है? एक और पहेली, या फिर यह किसी का नाम है? नहीं, इस शब्द को मुझे उस पत्थर पर लिखी पहेली से जोड़कर समझना होगा। सत्य का रास्ता चुनो, सत्य, सत्य और विश्वास। और जो दिखता है वो है नहीं, जो छुपा है वही सच है। छुपी तो ये गुफा थी और उसमें भी ये किताब, और उस किताब में लिखा ये शब्द, यानी विश्वास छुपा था और विश्वास ही सच है। और अगर रक्त धारा को पार करने के लिए सच को मार्ग चुनना है तो इसका मतलब विश्वास का मार्ग चुनना है। और विश्वास किसको काटता है? शक, शंका, डर। तो क्या ये नदी मेरी शंकाओं का प्रतीक है? क्या मुझे अपने दिल पर विश्वास करना होगा? हाँ, मुझे यही करना होगा। यही है वो सत्य का मार्ग। ओमकार वापस नदी के किनारे आया। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। उसने हाथ नदी के खून से लाल पानी की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर दौड़ गई। नदी का रक्त रूप एकदम स्वच्छ, साफ पानी में बदल गया। ओमकार ने आंखें खोलकर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने समझ लिया था ये नदी उसके डर और शंकाओं का आईना थी और विश्वास ही इसका जवाब था। वो नदी में उतरा। स्वच्छ पानी उसके शरीर को छूते हुए ठंडक दे रहा था। वो तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ा, जहां पांचों बिजलियां बंधी थी। वो पहली पहेली को सुलझा चुका था, मगर अभी उसे असली बिजली को आजाद कराना बाकी था। ओमकार कंकाल धाम की पहेलियों में उलझा हुआ था। वहीं सिस्टर निक्स रूट नाम की पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई थी। So you want to say कि जनरल रूट ने ही फोर्ट के सीक्रेट्स रिवील किए थे? यस सिस्टर, कर्नल को स्टार्ट से ही डाउट था, बट जनरल के डॉक्यूमेंट्स वैलिड थे, इसीलिए हम उनके मूवमेंट्स को रोकने को ऑथराइज्ड नहीं थे। वो दिन भर फोर्ट में पता नहीं क्या ढूंढते रहते थे। मुझे उनका बिहेवियर काफी ऑड लगा था, बट विदाउट एविडेंस वी वर हेल्पलेस। बट ये कैसे पता कि जनरल रूट ने ही फोर्ट के सीक्रेट्स पेशवा फोर्सेस को दिए? हो सकता है कि ये प्रिजनर झूठ बोल रहा हो। सिस्टर, पेशवाज हमारे एडवर्सरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को निगेट कर दें। मैं इस फोर्ट पर 2 years से हूँ, एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड इज दैट ये पेशवाज झूठ नहीं बोलते हैं। इट इज लाइक अ रिलीजियस थिंग फॉर देम टू स्पीक ट्रूथ नो मैटर व्हाट। चलो, मैं खुद जज कर लूंगी कि तुम्हारा ये प्रिजनर सच बोल रहा है या नहीं। वैसे मे आई नो द नेम ऑफ दिस प्रिजनर? यस सिस्टर, ये रहा वो प्रिजनर, बाबूराव रघुनाथ देशपांडे।
ड्रैकुला झांसी के किले के एक खास हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। वो हिस्सा जहां रानी लक्ष्मीबाई का बेटा और झांसी का युवराज दामोदर राव गहरी नींद में डूबा हुआ था, इस बात से अनजान कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उसकी तरफ बढ़ रही थी। मुझे टाइमली क्राउन प्रिंस तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि व्लेमरॉग इस तक पहुंच जाए। लगता है आगे कुछ सोल्जर्स है जो मेरी तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब व्लेमरॉग मुझसे आगे है। ड्रैकुला तेजी से आगे बढ़ा और गैलरी के एंड पर उसे 2 सैनिक नजर आए जो वेलमॉक के प्रभाव में आ चुके थे। व्लेमरॉग को शायद मेरे प्रेजेंस के बारे में पता चल गया है, पर अच्छी बात है कि मैक्सिमम सोल्जर्स अभी क्वीन के पीछे लगे हैं। इन दोनों को क्रॉस करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो दोनों शैडो सोल्जर्स ड्रैकुला की तरफ बढ़े, मगर ड्रैकुला उनकी उम्मीद से ज्यादा तेज निकला। 1 सेकंड के अंदर उसने एक को उठाकर दूर फेंक दिया और दूसरे की गर्दन उसने अपनी कोहनी में दबा दी। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं किसी की जान ना लूं। दिस सोल्जर्स आर नॉट एट फॉल्ट, ये बेचारे तो इनोसेंट है। लेकिन तभी ड्रैकुला की भूख फिर जाग उठी और उसके कानों में गूंज उठी वही जानी पहचानी आवाज। क्या कह रहे हो व्लाद? हाथ आए शिकार को जाने दोगे क्या? मत भूलो कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या चाहिए। खून, तुम्हें खून चाहिए व्लाद। आगे बढ़ो और पी लो इसका खून। आगे बढ़ो व्लाद। ड्रैकुला के पेट में जोर का दर्द हो रहा था। उसकी भूख रह रहकर उसे तड़पा रही थी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर किसी निर्दोष का खून नहीं पीना चाहता था। मेरी ब्लड लस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, पर मैं गिव अप नहीं करूंगा। मुझे इसे कंट्रोल करना ही होगा, कैसे भी करके। तुम इस हालत में वेलमॉर्ग का सामना कैसे करोगे? तुम्हें ताकत चाहिए और वो ताकत तुम जानते हो कैसे मिलेगी। ड्रैकुला का हाथ उस सैनिक की गर्दन पर और ज्यादा कस गया। उसके दांत बाहर आ चुके थे। वो अब अपनी भूख को रोक नहीं पा रहा था। बहुत अच्छे व्लाद, पियो, जी भर के खून पियो। ये तुम्हारी सच्चाई है। ताकत ही सब कुछ है व्लाद, बाकी सब बेकार की बातें हैं। ड्रैकुला का मुंह उस सैनिक की गर्दन के बहुत करीब पहुंच चुका था और किसी भी पल उसके दांत गर्दन में घुसने वाले थे, लेकिन तभी ड्रैकुला की पकड़ ढीली हो गई और उसने उस सैनिक को भी पहले वाले की तरह दूर उछाल दिया। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी इनोसेंट का खून नहीं पीऊंगा। और ड्रैकुला आगे बढ़ गया, वेलमॉक को रोकने, दामोदर राव की रक्षा करने। जहां एक और ड्रैकुला झांसी के युवराज की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई ने करीब 1 दर्जन से ऊपर शैडो सोल्जर्स को रोक रखा था। वो उनके हमलों से बचते हुए उन पर वार कर रही थी। अच्छी बात यह है कि ये सैनिक मरते नहीं हैं, इसलिए मुझे इन पर जानलेवा वार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे लिए इनको रोकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हैं तो ये मेरे वफादार सैनिक। तभी रानी लक्ष्मीबाई की नजर दूर कुछ और सैनिकों पर पड़ी जो उसी दिशा में जा रहे थे जिस तरफ ड्रैकुला गया था। ओह नहीं, वो सैनिक दामोदर की तरफ जा रहे हैं। मुझे उनका ध्यान खींचना होगा। रानी लक्ष्मीबाई का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उनका चेहरा शांत और निश्चयी था। उन्होंने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ा और एक तीखी सीटी के साथ शैडो सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया। तुम सब इधर देखो, तुम्हारा शिकार इधर है। रानी के शब्दों में इतनी ताकत थी कि एक पल के लिए शैडो सोल्जर्स के कदम ठिठक गए। उनकी आंखों में वेलमॉक का प्रभाव साफ दिख रहा था, पर रानी की आवाज और उनके तलवार का जोश उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। वो सब रानी की तरफ मुड़ गए। रानी ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी स्थिति का अंदाजा लगाया। शैडो सोल्जर्स कॉरिडोर के दोनों तरफ से आ रहे थे। मैं दोनों तरफ से घिरी हुई हूँ, ये सही नहीं है।
मुझे इन्हें ऐसी जगह ले जाना होगा जहां मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन में लड़ना पड़े। रानी ने तुरंत एक तरफ दौड़ लगा दी। वो एक तरफ से आ रहे शैडो सोल्जर्स की तरफ जा रही थी और उनके पास पहुंचते ही उन्होंने कॉरिडोर की रेलिंग पर पैर रखा और गुलाटी खाते हुए सैनिकों के ऊपर से निकल गई। लेकिन ऐसा करते हुए भी उन्होंने अपनी तलवार से 2 सैनिकों के ऊपर वार कर दिया था। दूसरी तरफ लैंड करते ही रानी एक कॉरिडोर में मुड़ गई, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार को जमीन पर रगड़ते हुए भागना शुरू किया, जिससे आवाज सुनकर सारे शैडो सोल्जर्स उनके पीछे पीछे आने लगे। अब सही है, अब ये सब मेरे पीछे इस अंधेरे गलियारे में आ गए हैं। अब ये यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई गलियारे के अंत में पहुंचकर रुक गई। आगे रास्ता बंद था और पीछे से बहुत सारे सैनिक आ रहे थे, खूंखार, खून के प्यासे। लेकिन रानी गलियारे के अंत तक पहुंचकर वापस पलट गई। अब उनके हाथ में तलवार चमक रही थी और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज। सामने करीब 2 दर्जन शैडो सोल्जर्स थे जो इस बात से अनजान थे कि खेल अब बदल चुका था। अब वो शिकारी नहीं थे, वो शिकार बन चुके थे और शिकारी थी झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने शैडो सोल्जर्स को उलझा रखा था। उधर अनीता किले के अंदर गलियारों में भटक रही थी। उसे तलाश थी उस इंसान की जिसने वेलमॉक को किले में बुलाया था। व्लाद ने कहा था कि मुझे फोर्ट के ऐसे एरियाज में देखना होगा जहां लोग कम आते जाते हो, क्योंकि वेलमॉक को जगाने के लिए उस इंसान को आइसोलेटेड जगह की जरूरत होगी। इतने बड़े किले में ऐसी बहुत सी जगह हो सकती है, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो पक्का किसी तहखाने में होगा, इसलिए मैं नीचे आई हूँ। अनीता किले के ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी और अब ठिकाने तक जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। ओफो, ना जाने ये तहखाना का रास्ता किधर से है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, शायद मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। ये कैसी आवाजें हैं, अजीब सी, डरावनी सी। ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रही है, पर क्या? अनीता हवा में गूंजती उन आवाजों का पीछा करने लगी। वह ऐसे चल रही थी मानो किसी ने उसे एक जादू में बांध लिया हो। झांसी के किले में खतरा हर बीतते पल के साथ गहराता जा रहा था। वहीं उधर नागलोक में एक अलग ही खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि रूट के मचाए कत्लेआम की खबर अब तक्षक तक पहुंच चुकी थी। शांत, आप सभी शांत हो जाइए। मामला बहुत गंभीर है, लेकिन इस तरह बहस करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। रूट की क्रूरता की खबर से पूरा नागलोक हिला हुआ था। दरबार में मौजूद अलग अलग क्षेत्र के सूबेदार एक दूसरे पर सुरक्षा में लापरवाही का इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन उनमें से एक था जो चुपचाप खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये कत्लेआम किसने किया है ये अभी पता नहीं है। हो सकता है कि ये किसी नाग अपराधी का काम हो। नहीं महाराज, ये किसी नाग योद्धा का काम हो ही नहीं सकता है। ये किसी बाहरी शक्ति का काम है। नागेश, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? सबूत सबके सामने है महाराज। मानव लोक से आने वाले मार्ग पर तैनात 3 नाग प्रहरियों की हत्या इस बात का सबूत है कि कोई बाहर से आया है। और वैसे भी जिस तरह की क्रूरता उस घुसपैठिए ने की है वो किसी नागलोक वासी के बस की बात नहीं है। इसलिए हमें आपस में बहस ना करके एक साथ इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हम नागेश की बात से सहमत हैं। अभी हमारा पूरा ध्यान इस अनजान वहशी अपराधी को ढूंढने पर होना चाहिए। किंतु महाराज, जिसने वीर नाग जैसे योद्धा को मार दिया उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। और फिर हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन है और आखिर चाहता क्या है। वो जो कोई भी हो, उसका मकसद जो कुछ भी हो, उसने नागलोक के लोगों पर जुल्म किया है, इसलिए वो हमारा अपराधी है। महाराज, अगर सबको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा और पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। चाहे जो हो जाए, ये मेरा नागेश का नागलोक से वादा है। आज्ञा दीजिए। पूरे दरबार को भौचक्का छोड़कर नागेश चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, लेकिन कोई भी उसकी उस मुस्कान को देख नहीं पाया। सब उसे जाते हुए देखते रहे और फिर
दरबार से एक आवाज उठी। वीर नागेश की जय। एक आवाज से दो से तीन, और देखते ही देखते पूरा दरबार एक ही आवाज से गूंज उठा। वीर नागेश की जय, वीर नागेश की जय। रानी लक्ष्मीबाई अकेले उन सभी शैडो सोल्जर्स से भरी हुई थी। कॉरिडोर संकरा होने के कारण वो सैनिक धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहे थे और रानी की तलवार उनको निपटा रही थी। रानी जानती थी उनके वारों से ये सैनिक मरेंगे नहीं, लेकिन वो बस उनको उलझा के रखना चाहती थी ताकि ड्रैकुला अपना काम कर सके, जो इस समय उस कमरे के पास पहुंच चुका था जहां सो रहा था झांसी का युवराज दामोदर राव। ड्रैकुला भूख से बेहाल था, लेकिन वो किसी तरह खुद को किसी निर्दोष का खून पीने से रोक रहा था। अब टॉलरेट नहीं हो रहा, मुझे जल्द ही शिकार करना होगा, पर उसके पहले मुझे व्लेम रॉक को रोकना है। ड्रैकुला कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे के दोनों तरफ मशाल जल रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक ड्रैकुला के कान खड़े हो गए। व्लेम रॉक। ड्रैकुला गलियारे की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि दीवार पर एक साया रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल काला, परछाई की तरह, मानो दीवार पर किसी की परछाई चल रही हो। तो यह है व्लेम रॉक। बहुत सुना था इसके बारे में, अब आज देख भी लिया। व्लेम रॉक। ड्रैकुला की आवाज सुनकर वो साया रुक गया। उसकी काली आंखों में हल्की सी चमक दिखने लगी और फिर अगले ही पल वो दीवार से बाहर निकलने लगा। वेलमोर अब ड्रैकुला के सामने था। उसका काला शरीर मानो हवा में लहरा रहा था, जैसे कोई जिंदा परछाई हो। उसकी हर हरकत के साथ कमरा अंधेरे में डूबता जा रहा था और मशालों की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। ड्रैकुला के चेहरे पर तनाव था। उसने वेलमॉक के बारे में सुना था, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना कैसे करना है। लेकिन वो ये जाहिर नहीं होने दे रहा था। तुझे लगता है तुम मुझसे लड़ सकता है व्लेम रॉक? मैं तुझे मिटा दूंगा। वेलमॉक का जिस्म हवा में लहराया। ड्रैकुला ने अपनी तीव्र गति से एक तरफ छलांग लगाई। कूदते हुए उसने अपनी रूप बदलने की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने को एक चमगादड़ के रूप में बदल लिया। वेलमोट के काले पंजे बस हवा को चीर कर रह गए। काफी तेज हो, बट आई एम फास्टर। रानी लक्ष्मीबाई अकेले उन सभी शैडो सोल्जर्स से भरी हुई थी। कॉरिडोर संकरा होने के कारण वो सैनिक धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहे थे और रानी की तलवार उनको निपटा रही थी। रानी जानती थी उनके वारों से ये सैनिक मरेंगे नहीं, लेकिन वो बस उनको उलझा के रखना चाहती थी ताकि ड्रैकुला अपना काम कर सके, जो इस समय उस कमरे के पास पहुंच चुका था जहां सो रहा था झांसी का युवराज दामोदर राव। ड्रैकुला भूख से बेहाल था, लेकिन वो किसी तरह खुद को किसी निर्दोष का खून पीने से रोक रहा था। अब टॉलरेट नहीं हो रहा, मुझे जल्द ही शिकार करना होगा, पर उसके पहले मुझे व्लेम रॉक को रोकना है। ड्रैकुला कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे के दोनों तरफ मशाल जल रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक ड्रैकुला के कान खड़े हो गए। व्लेम रॉक। ड्रैकुला गलियारे की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि दीवार पर एक साया रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल काला, परछाई की तरह, मानो दीवार पर किसी की परछाई चल रही हो। तो यह है व्लेम रॉक। बहुत सुना था इसके बारे में, अब आज देख भी लिया। व्लेम रॉक। ड्रैकुला की आवाज सुनकर वो साया रुक गया। उसकी काली आंखों में हल्की सी चमक दिखने लगी और फिर अगले ही पल वो दीवार से बाहर निकलने लगा। वेलमोर अब ड्रैकुला के सामने था। उसका काला शरीर मानो हवा में लहरा रहा था, जैसे कोई जिंदा परछाई हो। उसकी हर हरकत के साथ कमरा अंधेरे में डूबता जा रहा था और मशालों की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। ड्रैकुला के चेहरे पर तनाव था।
उसने वेलमॉक के बारे में सुना था, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना कैसे करना है। लेकिन वो ये जाहिर नहीं होने दे रहा था। तुझे लगता है तुम मुझसे लड़ सकता है फ्लिमरॉक? मैं तुझे मिटा दूंगा। वेलमॉक का जिस्म हवा में लहराया। ड्रैकुला ने अपनी तीव्र गति से एक तरफ छलांग लगाई। कूदते हुए उसने अपनी रूप बदलने की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने को एक चमगादड़ के रूप में बदल लिया। वेलमॉक के काले पंजे बस हवा को चीर कर रह गए। काफी तेज हो, बट आई एम फास्टर। वेलमॉक ने ड्रैकुला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुड़ा और रुक गया, मानो ड्रैकुला को वार करने का न्योता दे रहा हो। ओह, तो तू मुझे अटैक करने के लिए चैलेंज कर रहा है। रॉकी मिस्टेक। इस बार ड्रैकुला तेजी से वेलमॉक की तरफ लपका, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही वेलमॉक जमीन में समा गया। ये क्या? ड्रैकुला हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। वेलमॉक अब हर दीवार, हर कोने में था। उसकी परछाई चारों तरफ रेंगती हुई दिखाई दी और एक अजीब सी फुसफुसाहट ड्रैकुला के कानों में गूंज रही थी। ड्रैकुला वेलमॉक के अगले हमले को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके लिए एक असंभव शत्रु साबित हो रहा था। छुपना बंद कर फ्लिमरॉक, सामने आ। तभी जमीन से एक काला हाथ निकला और ड्रैकुला के पैर पकड़ लिए। वेलमॉक का स्पर्श मौत था, एक छुअन, और कोई भी उसके परछाई का गुलाम बन जाता। ड्रैकुला ने अपनी शक्ति से खुद को छुड़ाया, अपने शरीर को काले धुएं में बदल दिया, लेकिन वेलमॉक का अंधेरा उसके धुएं को भी घेरने लगा। वेलमॉक ने एक विशाल काले बादल का रूप लिया, जिसमें 100 आंखें चमक रही थी। उसने अपने पंजे आगे बढ़ाए और कमरे में एक अंधेरा तूफान उठा जो ड्रैकुला को पीछे धकेलने लगा। ड्रैकुला ने अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगाया, लेकिन वेलमॉक का अंधेरा उसके हर वार को निगल रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? मैं इसको कैसे हरा पाऊंगा? मेरी कोई भी पावर इस पर काम नहीं कर रही है। ड्रैकुला वेलमॉक के आगे बेबस था। उसे मदद की जरूरत थी, मगर वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उधर अनीता एक गुप्त दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। अनीता की पलक बिल्कुल भी झपक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जादू में बंधी हो। उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा और उसने उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने सीढ़ियां दिख रही थी जो नीचे अंधेरे की ओर जा रही थी। अनीता ने एक पल भी नहीं लगाया और वो उस अंधेरे में उतर गई, इस बात से अनजान कि नीचे क्या था। झांसी में ड्रैकुला और अनीता दोनों ही खतरे में थे और रानी अकेले शैडो सोल्जर्स से जूझ रही थी। उधर कंकाल धाम में कुछ ऐसा ही हाल ओमकार का भी था। ओमकार खून की नदी की पहेली सुलझा चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक उससे भी बड़ी समस्या थी कि असली बिजली कौन है। बहुत उम्दा यात्री, तुमने रक्त धारा को पार कर लिया और तुम ये जान गए कि किसी भी समस्या को सुलझाने की पहली कड़ी होती है विश्वास। किंतु सिर्फ विश्वास से समस्या हल नहीं होती है, और इस अगली बाधा को पार करने के लिए तुम्हें अगली कड़ी ढूंढनी होगी। इन 5 में से सिर्फ एक तुम्हारी असली साथी है। अपनी असली साथी को पहचान लो और आजाद कर लो उसे। ओमकार ने एक बार 5 बिजलियों की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर एक कदम आगे बढ़ा। मगर ध्यान रहे, अगर तुम गलत चयन करते हो तो तुम्हारी साथी का सर एक धमाके के साथ फट जाएगा। उस बूढ़े साधु की चेतावनी सुनकर ओमकार ने अपना पांव वापस खींच लिया। अब क्या करूं? मैंने तो सोचा था कि एक एक करके 5 को आजाद कर दूंगा और असली बिजली खुद बता देगी कि वो असली है, पर अब ये तो नई समस्या खड़ी हो गई। ओमकार 5 बिजलियों के सामने खड़ा था। हर एक का चेहरा एक जैसा था, आंखों में एक ही सी घबराहट, एक ही सी उम्मीद। कोई भी पहचान नहीं सकता था कि असली कौन है। अगर मैं गलती कर गया तो बिजली का सर फट जाएगा। नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन मेरे पास समय की भी कमी है। ओह, काश कि ये बोल पाती, तब शायद मैं इन्हें पहचान पाता। उफ, मैं भी क्या सोचने लग गया। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए विश्वास होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या चाहिए? हाँ, समस्या को सुलझाने के लिए समस्या को पूरी तरह से समझना होगा। ओमकार ने आंख बंद की। वो सामने मौजूद पहेली के हर पहलू पर गौर कर रहा था। बिजली बोलकर नहीं बता सकती, वो इशारों में भी नहीं बता सकती, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो फिर कैसे पता करूं कि असली बिजली कौन है? मुझे कोई ऐसी बात याद करनी होगी जो सिर्फ असली बिजली में हो सकती है। ओमकार एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया और फिर उसे कुछ याद आ गया। डर, यही तो है। बिजली बहादुर है, वो जंगल में रहती है और उसने न जाने कितने खतरों का सामना किया होगा। मुझे बस ये देखना है कि इनमें से कौन है जो डर नहीं रहा, और इस समय ये पता करने का एक ही तरीका है, आंखें। जिसकी आंखों में डर नहीं होगा वो असली बिजली होगी। ओमकार आगे बढ़ा और उसने एक एक करके सभी बिजलियों की आंखों में देखना शुरू किया। पहली ने नजर झुका ली, दूसरी की पलकें कांप रही थी, तीसरी रो रही थी, चौथी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मगर पांचवी की आंखें मानो ओमकार से कह रही थी कि आगे बढ़ो और आजाद कर दो मुझे। अच्छे से सोच लो यात्री, अगर तुमने गलत निर्णय लिया तो तुम्हारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा और तुम्हारी साथी का भी। ओमकार का दिल कांप गया। उसके दिमाग के घोड़ों ने एक बार फिर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसने ज्यादा समय नहीं लिया। तुम ही हो असली बिजली। ओमकार के मुंह से वो शब्द निकलते ही एक एक करके 4 बिजलियों के सर धमाके के साथ फट गए, लेकिन ओमकार बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके चेहरे पर जीत साफ नजर आ रही थी और फिर एक झटके में 5वीं बिजली के सारे बंधन टूट गए। 5वीं बिजली के हाथ खुल गए और उसके चेहरे पर एक रोशनी चमक उठी। बाकी 4 के बेजान जिस्म एकदम से हवा में घुल गए, जैसे वो सिर्फ एक माया थी। ओमकार, तुमने मुझे पहचान लिया। ओमकार कुछ नहीं बोला। उसने आगे बढ़कर बिजली को संभाला जो थोड़ा लड़खड़ा रही थी। तुमने सही चयन किया यात्री, पर याद रखो, हर असली छवि कभी न कभी किसी झूठ के अंधेरों से होकर गुजरती है। तुमने न सिर्फ एक साथी को पहचाना, बल्कि मौत से जुड़ने वाले डर को भी तोड़ दिया। अब तुम आगे जा सकते हो। वो बूढ़ा साधु भी हवा में घुलकर गायब हो गया। उधर ओमकार की आंखों में अब भी विश्वास था, पर अब उसमें एक नई बात थी, समझ। इस पहेली ने उसे मौत के सामने भी शांत रहना सिखा दिया था। ओमकार और बिजली आगे बढ़ चले कंकाल धाम के अगले पड़ाव के लिए। वहीं नागलोक में नागेश अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच चुका था। दोस्त, खेल का वक्त हो चुका है, तो चलो, लेट्स प्ले। झांसी के राजमहल में ड्रैकुला वेलमॉक के आगे कमजोर पड़ रहा था। वहीं रानी लक्ष्मीबाई शैडो सोल्जर से लड़ते लड़ते थक रही थी और अनीता एक अंधेरे तहखाने में गायब हो चुकी थी। झांसी की वो रात बहुत ज्यादा काली हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये रात अब कभी खत्म नहीं होगी। आखिर मैं कब तक इनसे ऐसे लड़ती रहूंगी? ये मर सकते नहीं हैं, और सच कहूं तो मैं इन्हें मारना भी नहीं चाहती हूँ। क्या पता जब प्रोफेसर व्लाद इस मायाजाल को खत्म करे तो ये सब ठीक हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई थकने के बाद भी बिना रुके लड़ती जा रही थी, लेकिन हर बीतते पल के साथ ये और भी जरूरी हो रहा था कि ड्रैकुला इस कहानी का अंत करे, लेकिन वो तो खुद ही परेशान था। वेलमॉक की इस कैद से मैं निकल नहीं पा रहा हूं। मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। ड्रैकुला के जिस्म का रंग
धीरे धीरे काला पड़ रहा था और वो लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर अनीता सीढ़ियों के आखिरी पायदान तक पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों के सामने एक लंबा सा गलियारा था जिसके आखिरी छोर पर हल्की रोशनी आ रही थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, पर अब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। और मैं हूँ कहाँ? एक मिनट, क्या मैं किसी गुप्त तहखाने में हूँ? ये सीलन की महक और हवा में नमी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। लगता है मैं अनजाने में वहीं चली आई हूँ जहाँ मुझे जाना था। और इस कॉरिडोर के एंड में दिख रही वो रोशनी, शायद वही हो रहा है वेलमॉर को बुलाने का रिचुअल। मुझे व्लाद को इन्फॉर्म करना होगा। अनीता वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक एक बार फिर उसे वो आवाजें सुनाई देने लगी। अनीता के कदम उस रोशनी की तरफ मुड़ गए और वो एक बार फिर एक ट्रांस लाइक स्टेट में आगे बढ़ने लगी। अनीता ड्रैकुला के इंस्ट्रक्शंस भूलकर उस अनजान खतरे की तरफ बढ़ रही थी जिसने वेलमॉक को जगाया था। उस वेलमॉक को जो लगभग ड्रैकुला के पूरे जिस्म पर कब्जा कर चुका था। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, कुछ ज्यादा ही पावरफुल। बट अगर इसने मुझ पर कंट्रोल पा लिया तो यहां तबाही आ जाएगी। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? ड्रैकुला का शरीर गर्दन से नीचे तक पूरा वेलमॉक के प्रभाव में आ चुका था। बस उसका दिमाग बाकी था। लेकिन तभी उसके उस दिमाग में एक पुरानी जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। ये क्या व्लाद? अंधेरे को अंधेरे से काटने चले हो? तुमसे बेहतर की उम्मीद थी। वो आवाज ड्रैकुला कभी भूल नहीं सकता था। वो उसी साधु की आवाज थी जिसने उसे डोंगरगढ़ के जंगल में हराया था। ड्रैकुला एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। ये आवाज तो ये उसी की आवाज थी। और इसने अभी क्या कहा? अंधेरे को अंधेरे से काटना। ऑलराइट, अब मैं समझा कि मैं वेलमॉक से क्यों नहीं जीत पा रहा। वेलमॉक एक शैडो एंटिटी है। वो अंधेरे से बना है और मेरी सारी पावर्स भी डार्क एनर्जीज की देन है। इसलिए वो वेलमॉक पर असर नहीं डाल रही है। वेलमॉक को हराने के लिए मुझे लाइट की जरूरत होगी, पर कैसे? वो मशाल, अगर मैं कोशिश करूं तो शायद उस मशाल तक कोई फायदा नहीं है। मेरे हाथ और पैर अब वेलमॉक के कंट्रोल में है। मैं उन्हें हिला भी नहीं पा रहा हूं। तो फिर अब क्या करूं? ड्रैकुला फंसा हुआ था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं अनीता अब रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंच चुकी थी। उसके सामने एक दरवाजा था जो हल्का सा खुला था और जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही अनीता का हाथ अपने आप आगे बढ़ा और उसने उसे खोल दिया। अनीता उस दरवाजे के अंदर चली गई और अंदर घुसते ही उसने उस दरवाजे को कस के बंद कर दिया। अनीता न जाने किस खतरे में फंस गई थी और शायद अब उसका वहां से बचकर आना असंभव था। ठीक उसी तरह जैसे रानी लक्ष्मीबाई का उन शैडो सोल्जर्स को रोके रखना हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई उन शैडो सोल्जर्स को घाव पर घाव दे रही थी, लेकिन उन सैनिकों के घाव कुछ देर बाद फिर भर जाते थे और वो दोबारा उठकर लड़ने लगते थे। रानी को समझ आ चुका था कि अब वो ज्यादा देर इनको नहीं रोक पाएगी, इसलिए उनका दिमाग एक नई योजना बनाने में लग गया था। इन्हें हराना मुश्किल है, लेकिन शायद मैं गलत कोशिश कर रही हूँ। मुझे अब कुछ अलग करना होगा। अचानक रानी ने उस सोल्जर्स की तरफ दौड़ लगा दी। रानी उनको काटती हुई रास्ता बनाकर आगे निकल गई। वो वापस खुले हुए कॉरिडोर में आ चुकी थी और शैडो सोल्जर्स उनके पीछे आ रहे थे। रानी दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर देख रही थी, ये पक्का करने के लिए कि वो उनके पीछे आ रहे थे।
दौड़ते दौड़ते रानी की नजर सामने पड़ी एक रस्सी पर पड़ी। उन्होंने उसे झट से उठा ली और दौड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वो वापस उसी सीढ़ी के पास पहुंच चुकी थी जो किले के सबसे ऊंचे बुर्ज की तरफ जाती थी। उन्होंने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। शैडो सोल्जर्स भी उनके पीछे पीछे ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही रानी रुक गई। वो शैडो सोल्जर्स के आने का इंतजार करने लगी और कुछ ही देर में वो बुर्ज पूरी तरह से भर चुका था। रानी लक्ष्मीबाई अकेले उन सभी शैडो सोल्जर्स के सामने खड़ी थी, एक बार फिर लड़ने के लिए। लेकिन तभी रानी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आ गए सब के सब, अब मुझे चलना चाहिए। रानी उस बुर्ज से कूद पड़ी और शैडो सोल्जर्स कुछ समझ ही नहीं पाए। रानी का जिस्म अंधेरे में गायब हो गया, एक निश्चित मौत की तरफ। झांसी में सत्या की सिपाही एक एक करके खतरे की गोद में समाते जा रहे थे। वहीं नागलोक में अंधेरे का शैतान जनरल रूट एक बार फिर नागलोक की धरती पर कत्लेआम करने निकल चुका था। filthy serpents, तुम सब सिर्फ दिखते डेंजरस हो, पर मैं एक्चुअली डेंजरस हूँ। एक और नाग उस पर झपटा। रूट ने अपने हाथ से उसका गला पकड़कर हवा में उठाया और एक झटके में उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी एक गहरी घूमती हुई गरज सुनाई दी। बस, अब और नहीं। नागेश वहां आ चुका था रूट को रोकने। ओ, तो तू मुझे रोकने आया है? मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। No one is ready for me. मैं तुझे सिर्फ रोकूंगा ही नहीं, तबीयत से रोकूंगा भी, और तुझे जंजीरों में जकड़कर महाराज तक्षक के सामने पेश करूंगा। रूट और नागेश भिड़ गए और नागलोक में मानो भूचाल आ गया। ये बात तो माननी पड़ेगी। फाइनली इस दुनिया में कोई ब्रेव ओपोनेंट मिला है। काश कि मैं भी तुझे ब्रेव बुला पाता, पर तू बस एक हत्यारा है। नागेश ने हाथ हिलाया और अगले ही पल उसके हाथों में एक त्रिशूल था जिसे उसने जमीन में दे मारा। और ऐसा करते ही उस त्रिशूल से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकला। रूट का जिस्म थरथरा गया और हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। How dare you! अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रूट हवा में उछला और उसने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके नागेश पर वार किया। नागेश के हाथ से त्रिशूल दूर जा गिरा। नागेश का गुस्सा भी भड़क उठा और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर अटैक और काउंटर अटैक करते रहे और तभी अचानक रूट ने नागेश की गर्दन को पीछे से दबोच लिया। अब तू गया। नागेश की सांस उखड़ रही थी और वो रूट की ग्रिप से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से रूट के हाथ पर 3 बार टैप किया, मानो कोई इशारा कर रहा हो, लेकिन उस इशारे को कोई न समझ पाया सिवाय रूट के। मैं तैयार हूँ। अगले ही पल रूट ने जानबूझकर अपनी ग्रिप हल्की सी ढीली कर दी और नागेश ने रूट की ग्रिप को तोड़ते हुए उसे उठाकर नीचे पटक दिया। रूट का जिस्म कांप उठा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नागेश उसके ऊपर बैठ चुका था। जो करना है करो। नागेश ने आंखों ही आंखों में रूट को कुछ कहा और फिर उसके चेहरे पर दनादन घूंसे बरसाने लगा। रूट बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था, लेकिन नागेश जानता था कि उसके घाव अपने आप भर जाते हैं, इसलिए उसने चुपके से खून की एक थैली निकालकर रूट के ऊपर फोड़ दी। अब रूट के चेहरे पर खून ही खून था और किसी को भी बिल्कुल पता नहीं चल सकता था कि उसके घाव भर चुके हैं। चलो इस खेल का दी एंड करो। अगले ही पल नागेश ने रूट के हाथों को बेड़ियों में जकड़ दिया और नागलोक के लोग चिल्ला उठे, नागेश! 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 नागलोक बच चुका था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी और इस सच्चाई को बस रूट और नागेश जानते थे।
रानी लक्ष्मीबाई उस बुर्ज से नीचे कूद पड़ी, एक शर्तिया मौत की तरफ। लेकिन रानी को समझना इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत बड़ा खतरा लिया है और मेरे पास बस एक मौका होगा। अगर चूक गई तो मेरा अंत निश्चित है। गिरते हुए रानी ने अपने बाएं हाथ में पकड़ी रस्सी को एक दिशा में पूरी ताकत से घुमाकर फेंका। रस्सी का कोना उड़ता हुआ बुर्ज के बगल की एक छोटी सी दीवार से निकली एक लोहे की सलाखे से चारों तरफ लिपट गया। रस्सी ने पकड़ बना ली और रानी एक झटके में हवा में झूलती हुई एक सुरक्षित कोने में जा गिरी। अब मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि वो सैनिक वापस नीचे आए। जमीन पर गिरते ही रानी तेजी से बुर्ज की सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक पुराना तेल का डिब्बा और एक मशाल उठा ली। अगर वे नीचे उतरते हैं तो उन्हें सिर्फ आग मिलेगी। रानी कुछ ही पल में बुर्ज की सीढ़ियों के नीचे पहुंच चुकी थी। उन्होंने तेल के डिब्बे से ढक्कन खोला और बुर्ज की सीढ़ियों पर तेल छिड़क दिया। और अब सब स्वाहा। झांसी ना कल हारी थी, ना कल हारेगी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। अगले ही पल बुर्ज की सीढ़ियां आग के शोलों में लिपट गई। अब वो सैनिक नीचे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि आग की रोशनी उनके अंधेरों को डरा रही थी। रानी अपनी तलवार लिए तैयार खड़ी थी। अगर वो उस आग के पार आते तो वो फिर से लड़ने को तैयार थी। वो चिल्ला तो रहे हैं पर आग को पार नहीं कर पा रहे हैं, यानी यही है इनकी कमजोरी, रोशनी। रोशनी यानी लाइट, यही तो है इस प्रॉब्लम की सलूशन। वेलमॉर्क के जाल में फंसा ड्रैकुला वेलमॉर्क की कमजोरी को पहचान गया था, लेकिन एक समस्या अभी भी थी। लेकिन मैं रोशनी लाऊंगा कहां से? मशाल तक मैं पहुंच सकता नहीं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मशाल उस पर कोई इफेक्ट डालेगी। ये जब यहाँ आया था तब भी दीवार पर 2 मशालें जल रही थी। दैट मींस कि इतनी रोशनी से काम नहीं बनेगा। पर फिर ऑप्शन क्या है? ड्रैकुला के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे जो भी करना था तुरंत करना था, क्योंकि अब वेलमॉर्क का अंधेरा उसकी गर्दन से ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका था। कहां से लाओ इतनी तेज रोशनी जो वेलमॉर्क को हरा दे? मैं तो हिल भी नहीं सकता हूँ। जो करना है यही खड़े खड़े करना होगा। बट कैसे? हाँ, ये मैं कैसे भूल गया? वो रोशनी तो मेरे ही अंदर है, अनीता ने बताया था, और मैंने बलौर के किले में उस पावर को यूज भी किया था। पर वो तो वेलमॉर्क के अंधेरे अब उसकी आंखों को घेर रहा था। अब बस उसका दिमाग बाकी था और ड्रैकुला के लिए समय लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन तभी ड्रैकुला का शरीर चमकने लगा। उसके जिस्म से एक रोशनी फूटकर बाहर आ रही थी, और हर बीतते पल के साथ वो रोशनी और तेज होती जा रही थी। ड्रैकुला का जिस्म चमक रहा था और वो चमक वेलमॉर्क के अंधेरे को तोड़ रही थी। वेलमॉर्क अब उस रोशनी के डर से पीछे हट रहा था, लेकिन तभी ड्रैकुला ने चमकते हुए अपने हाथ से उससे पकड़ लिया। ना ना ना, तुम कहाँ जा रहे हो वेलमॉर्क? अब तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि ये काउंट ड्रैकुला का डिसीजन है। आई विल वॉच यू डाई इन द हार्ट ऑफ माई लाइट। ड्रैकुला के जिस्म से रोशनी का एक तेज धमाका हुआ, और उस धमाके में वेलमॉर्क कहां गया किसी को पता नहीं चला। वेलमॉर्क एक परछाई था, एक शैडो एंटिटी, और तेज रोशनी उसकी दुश्मन। ड्रैकुला ने शायद अपने सबसे बड़े चैलेंज को हरा दिया था, लेकिन अभी उसकी लाइफ में एक उससे भी बड़ा चैलेंज था। एक ऐसा चैलेंज जो फिलहाल
नागलोक में नागेश के हाथों हारने के बाद बेड़ियों में जकड़ा हुआ चले जा रहा था तक्षक के महल की तरफ। नागेश, 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 नागेश। रूट के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे नागेश के साथ हुई अपनी बातचीत याद आ रही थी। अगर हमें तक्षक के महल में घुसना है तो सबसे पहले उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलकर फिर से नागलोक पर वार करना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं नागलोक में थोड़ा और ब्लड शेड करूं? हाँ, पर इस बार और ज्यादा, इतना कि लोग डर जाएं, और इस बार ऐसी जगह जहां काफी नाग हों, जैसे कि एक बाजार में। मैं चाहता हूं कि लोग देखें जब मैं तुम्हें रोकने आऊंगा। फिर हम दोनों के बीच एक भयानक युद्ध होगा, बिल्कुल रियल वाला, ताकि देखने वालों को कोई शक ना हो। तुम फ्री होकर हिट करना, मैं अपने वार थोड़े हल्के रखूंगा, वरना कहीं मैं तुम्हें ही ना मार बैठूं। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है दोस्त, वरना तुम ये बात ना कहते। खैर, मैं तो अपने वारों को नहीं रोकूंगा, और फिर सबके सामने मैं तुम्हें हराऊंगा, तुम्हें बेड़ियों में जकड़ दूंगा, और फिर तुम्हें तक्षक के महल ले जाऊंगा, जहां तुम्हें महल के नीचे तहखाने में बनी कैद में डलवा दूंगा। और वहीं से मैं अपना असली खेल शुरू करूंगा। मैं उस सेल को तोड़ दूंगा। हाँ, और फिर तुम्हें जो करना है वो सबसे जरूरी है। आई नो, मुझे बिना किसी को अलर्ट किए पैलेस के बैक एंट्रेंस को खोलना है। यस, वहां पर कुछ नाग सैनिक होंगे, उन्हें निपटा देना, और फिर वहीं से मैं अपने सैनिकों के साथ अंदर घुसूंगा। एक बार अंदर आ गया तो तक्षक का अंत निश्चित है। अच्छा प्लान है, तो चलो तुम्हारे तक्षक बनने की तैयारी करते हैं। जितना तू ताकतवर है उतना ही नासमझ। एक बार मैं अंदर घुस गया तो तक्षक के साथ साथ तुझे भी खत्म कर दूंगा। नागेश के साथ हुई प्लानिंग को याद करते हुए रूट की मुस्कान गहरी हो चुकी थी। भीड़ नागेश का नाम लेकर गरज रही थी, और रूट के मन में सिर्फ एक बात चल रही थी। अच्छा प्लान था, पर अब मेरे प्लान की बारी। नागेश, 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 नागेश। रूट के दिमाग में कुछ शातिर चल रहा था, और वहां धरती पर कोई था जो उसके इसी दिमाग का कायल हो गया था। बापूराव, नो 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 नो, गुस्सा मत हो बापूराव, मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, तुम्हारी वो क्या कहते, हाँ, मदद। मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। कैसी मदद? मुझे पता चला है कि इस फोर्ट में एंटर करने में तुम्हें किसी ने हेल्प की थी। मैं बस उस बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, सच कहूँ तो मैं भी उस इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ। उस इंसान का नाम जनरल रूट है बापूराव। अब मुझे सारी डिटेल्स दो। उसने तुम्हारी हेल्प कब की, कैसे की? ठीक है, तो सुनो। बापूराव सिस्टर निक्स को पूरी बात बताने लगा। सिस्टर निक्स अभी इस बात से अनजान थी कि रूट इस समय धरती के 7 के कई किलोमीटर नीचे छुपे नागलोक में था, जहां उसे इस समय तक्षक के महल के नीचे बनी जेल में कैद कर दिया गया था, और ऊपर महल में उसे पकड़ने वाला नागेश नागलोक के महाराज तक्षक के सामने खड़ा अपने नाम की जय जयकार सुन रहा था। नागेश, 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 नागेश। शांत, सब लोग शांत हो जाओ। राजा तक्षक की बुलंद आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी और सब शांत हो गए। वीर नागेश, तुमने नागलोक में रक्तपात कर रहे इस शैतान को पकड़कर नागलोक पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नागलोक के इतिहास में तुम आज अमर हो गए हो। नहीं महाराज, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। मैंने तो बस नागलोक के लिए अपना फर्ज निभाया है। तुम्हारी सोच हमें बहुत अच्छी लगी। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं बस इस शैतान की मौत देखना चाहता हूँ। इसे मृत्यु दंड दीजिए महाराज, मृत्यु दंड। बिल्कुल,
ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना है कि ये है कौन और यहाँ क्यों आया है। तक्षक अभी दरबार से बातें कर ही रहा था कि तभी एक नाग सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया। महाराज, क्या हुआ सैनिक? कोई खास बात? वो सैनिक आगे बढ़ा और उसने तक्षक के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर तक्षक की आंखें चौड़ी हो गई। वो तुरंत दरबार की तरफ पलटा। एक जरूरी काम आ गया है। दरबार आज के लिए समाप्त किया जाता है। बोलकर तक्षक तेजी से मुड़ा और बाहर निकल गया और नागेश उसे जाते देखते रह गया। न जाने इसे अचानक क्या हो गया, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया। खैर, जितने काम निपटाने हैं निपटा ले तक्षक, क्योंकि कल सुबह से तक्षक मेरा नाम होगा, सिर्फ मेरा। ओमकार और बिजली कंकाल धाम में भटक रहे थे। कंकाल धाम एक ऐसा पुरातन स्थल जहां तपस्वी मृत्यु के रहस्य को समझने आते थे और मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे। उसी कंकाल धाम में ओमकार और बिजली कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो उन्हें एक बहुत बड़े खतरे को टालने में मदद कर सकता था। चलते चलते दोनों एक संकरे रास्ते में आ चुके थे जो दोनों तरफ से काली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बिजली, देखो इन दीवारों पर, ये नक्काशी जैसे जिंदा है। ये देवता, ये मंत्र, इतनी शक्ति है इनमें। मैं इन्हें पढ़कर देखता हूँ। नहीं ओमकार, बिल्कुल नहीं। इन मंत्रों को आवाज मत दो। ये शब्द देखे जाते हैं, बोले नहीं। एक गलत शब्द और ये कंकाल धाम हमें हमेशा के लिए अपना बना लेगा। लेकिन बिजली, ये मंत्र इतने पुराने हैं, क्या सच में अब भी इनमें ताकत है? तुम तो कहती हो तुम्हारी जाति सदियों से इस स्थान की रक्षा करती आई है, तुम्हें तो पता होगा ना। हम गोंड जाति के रक्षक हैं ओंकार। हमारा खून इस धरती से जुड़ा है। कंकाल धाम के रहस्य हमारे पूर्वजों ने दुनिया से छुपा कर रखने की सौगंध ली थी। माँ बताती थी कि महाभारत के अंत के साथ ही जब कलयुग का आना तय हो गया था, तब कंकाल धाम को गुप्त करने का फैसला लिया गया और हमारे कबीले को उसकी रक्षा की जिम्मेदारी। धीरे धीरे कबीला बिखरता गया, बस हमारा परिवार रह गया और हम इस दरवाजे के पहरेदार बन गए। अब खुद सोचो, जिस जगह को इतना छुपा कर रखा जा रहा है, वहाँ ना जाने क्या क्या छुपा हो सकता है। इसलिए हमें हर कदम संभल कर चलना होगा। वैसे भी हम अभी अभी एक खतरे से बचकर आए हैं। ठीक है रक्षक जी, मैं समझ गया। वैसे वो खतरा कम, एक पहेली ज्यादा था। एक ऐसी पहेली जो शायद हमारी परीक्षा लेने के लिए थी। अच्छा, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं और वो साधु कौन है? उनका इस कंकाल धाम से क्या संबंध है? गुरु के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। बस इतना पता है कि वो बहुत लंबे समय से यहाँ आते रहे हैं। जब मैं छोटी थी तभी मैंने उनको देखा था और माँ कहती थी कि जब वो छोटी थी तब उन्हें जानती थी। रही बात इसकी कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर गुरु ने हमें यहाँ भेजा है तो वो चीज़ हमें मिल ही जाएगी। लेकिन चलने से पहले गुरु ने मुझसे कहा था कि हमें मंजिल तक पहुँचने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। और हमारी वो कठिन परीक्षा क्या होगी? बिजली, मुझे सच बताओ, तुम्हें कुछ तो पता होगा। मैं कुछ नहीं बता सकती ओमकार, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती। ओमकार, रक्षक होने का मतलब सब जान लेना नहीं। ये स्थल ये खुद चुनता है कि किसे जीने दे और किसे अपना बनाए। बस इतना याद रखना, यहाँ हर शब्द, हर कदम और हर सांस पर खतरा हो सकता है। बिजली, ये आवाजें क्या है? ये जैसे कोई हमें देख रहा हो। शांत रहो ओमकार, अपनी मशाल संभालो और चलते रहो। जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता बिजली कि कहीं हम यहाँ से वापस ही ना लौट पाए तो? मुझे डर नहीं लगता ओमकार, और अगर लगता भी होता तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बचा लोगे। आखिरी बात बोलते बोलते
बिजली के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ गई थी, जिसे देखकर ओमकार को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कंकाल धाम के अंधेरे में ओमकार और बिजली अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये तो बस उनके सफर की शुरुआत थी। खतरा अभी और गहरा होना बाकी था। एक तरफ ओमकार और बिजली एक रहस्यमयी दुनिया के राज खोलने की जद्दोजहद में लगे थे, वहीं नागलोक में तक्षक के सामने एक राज खुलने वाला था। नागलोक के तहखाने के अंधेरे में, जहां दीवारें रहस्यों से भीगी हुई है, राजा तक्षक तेजी से चल रहा था। एक सैनिक की दी गई सूचना को सुनकर उसे राज दरबार छोड़कर तुरंत आना पड़ा था, और एक अजीब सी बेचैनी उसे खाई जा रही थी। रुक जाओ, बंद करो अपना ये खूनी खेल, मैं आ गया हूँ। अरे महाराज तक्षक, इतना गुस्सा? मैं तो बस इस सैनिक से थोड़ी सी बात करना चाहता था, इसे मारने का इरादा नहीं था। बस आपका ध्यान चाहिए था, you know, your majesty's attention। तक्षक के सामने कारागार के अंदर रूट एक नाग सैनिक के बेहोश जिस्म के सामने खड़ा था। जब तक्षक वहां पहुंचा तो उस सैनिक की गर्दन रूट के हाथों में थी, मानो वो उसे तोड़ने ही वाला था। लेकिन तक्षक के वहां आते ही उसने उसके बेहोश जिस्म को छोड़ दिया था, और अब उस सैनिक को होश आ रहा था। ध्यान, तुमने नागलोक में रक्तपात मचाया, मेरे सैनिकों को चुनौती दी, और अब कहते हो कि तुम्हें बस ध्यान चाहिए। मेरा ध्यान पाने का ये कौन सा तरीका है? बोलो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने जिन्हें मारा वो उसी के लायक थे, क्योंकि वो आपकी, वो कौन सी फ्रेज है, हाँ, वो आपकी आस्तीन के सांप थे। सांप। गेट इट? ये तो बहुत आयरॉनिकल हो गया। नाग की आस्तीन में सांप। एनीवे, मैं यहाँ नागलोक को बर्बाद करने नहीं आया महाराज, मैं यहाँ इसकी रक्षा करने आया हूँ, और आपको मेरी मदद चाहिए, चाहे आप मानो या ना मानो। तुम्हारी मदद? एक शैतान की जो नागलोक में आग लगा रहा था, वो मुझसे ये कहना चाहता है कि वो नागलोक के भले के लिए नागलोक के ही लोगों को बेदर्दी से मार रहा था। तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूं क्या? पहले ये बता, तू है कौन? क्या नाम है तेरा? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना? पर मैं सच बोल रहा हूं महाराज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। बस बस, बहुत हुआ, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। अगर तुमने मेरे नाग सैनिक को धोखे से कब्जे में ना लिया होता तो मैं यहां आता ही नहीं। खैर, तुम अपना मौका खो चुके हो। अब तुमसे तब मुलाकात होगी जब तुम्हें मृत्यु दंड देने के लिए बाहर लाया जाएगा। तक्षक वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वो अभी कुछ ही कदम आगे गया था कि रूट के अगले शब्दों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। आप जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? मैं हूँ काउंट ड्रैकुला। रूट ने अपने आप को ड्रैकुला बताया था। न जाने उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही थी, लेकिन वहीं धरती पर रूट की पहेली सुलझाने की कोशिश जारी थी। तो वहीं पर तुम्हारी उस स्ट्रेंजर से मीटिंग हुई थी? हाँ, उसने पहेली के जरिए मुझे यहाँ बुलाया था। सिस्टर निक्स इस समय उन्हीं गुफाओं के पास खड़ी थी जहाँ रूट ने शिवनेरी के राज सौंपे थे। तुम्हें उस रात के बारे में जो कुछ भी याद है मुझे फिर से बताओ। मैं वो रात भूल ही नहीं सकता। उसकी आवाज, उसमें एक अजीब सी बात थी। वो मेरी सहायता करने की बात कर रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं किसी भूत से बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक पल पहले उसकी आवाज कुछ दूर से आ रही थी, और फिर अचानक मुझे उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। बापूराव की बातों को सुनते सुनते सिस्टर निक्स उन गुफाओं को ध्यान से देख रही थी, जैसे कुछ समझने की या ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वो इस बात से अनजान थी कि रूट इस समय धरती के नीचे है और खुद को ड्रैकुला बता रहा है, और वहीं असली ड्रैकुला वो इस समय झांसी में था और वेलमॉग नाम की आफत से लड़ रहा था।
थॉमस। वेलमॉक का अंधेरा टूट रहा था, परछाई बिखर रही थी और ड्रैकुला का जिस्म एक छोटे से सूरज की तरह दमक रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। वेलमॉक बिखर चुका था और अब दामोदर राव को कोई खतरा नहीं था। शायद